हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर संबंधित मिट्टी के प्रकार से। इससे पहले ये हमारा जो चैप्टर है वो है चल रहा है संसाधन एवं विकास, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं। संसाधन की परिभाषा किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के उपयोग या संसाधन के प्रकार, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को भी आप देखें और आगे कंटिन्यू करें। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा मिट्टी के प्रकार। दोस्तों, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में कि जहां हम रहते हैं वहां भी हमेशा एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती जिसमें हम खेती कर रहे हैं। कहीं पे मिट्टी लाल है, कहीं पे काली मिट्टी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे आज के चैप्टर में कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मिट्टी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। मिट्टी के प्रकार से संबंध है। जो मुख्य मिट्टी हमारे यहाँ होती है वो होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जिसको कहा जाता है, इसको दोमट भी कहा जाता है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अब ये क्या होती है इसको हम समझेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो जलोढ़ मृदा भारत में अगर हम देखें तो जो हमारा ऊपरी भारत है, ऊपरी हिस्सा कहें हम इसको, हिमालय वाला क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, ये पर्वतीय हिस्सा जो है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से 3 नदियां हमारे यहाँ मुख्य रूप से निकलती हैं, सिंधु, फिर गंगा का भाग क्षेत्र है और इधर से ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों से पहाड़ के नीचे वाला जो एरिया बना है, जिसको हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं या मैदानी भारत कहते हैं, उसका जो निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, वो जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। तो मुख्य रूप से जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है हमारे उत्तर भारत में। उत्तर भारत के राज्य जो हिमालय से लगे हुए तराई क्षेत्र वाले हैं, इसमें हम देख सकते हैं नीचे वाला हरियाणा हो गया आपका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर आप जाओगे बिहार, पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट, ये सब जो हिस्सा है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी है, राजस्थान का बेल्ट भी कुछ इसमें आता है। तो ये जो हिस्सा है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, कहें चंबल नदी तक लगभग हम माने, हमारी जो मध्य प्रदेश में देखें तो चंबल नदी तक लगभग आपको ये मिट्टी टच होगी, जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र से बनी हुई है। अब जलोढ़ में भी प्रकार है, 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। बनती तो है, ये रेत होती है, इसमें रेत के कण होते हैं, आपने देखा वो पीले कलर की होती है, सिल्ट और मृत्तिका, इन तीनों चीज़ों से, गाद, इन सब चिकनी मिट्टी से मिलकर ये बनती है। इसमें चिकनाई भी होती है, रेत के कण भी इसमें होते हैं। दूसरा, इसके 2 प्रकार हैं, बांगर और खादर। दोस्तों, बांगर जो मृदा होती है या बांगर जो जलोढ़ है वो जलोढ़ मृदा है जो पुरानी है, और खादर जो है वो वह मृदा है जो नई जलोढ़ है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानें। तो होता क्या है कि पहले अगर हम देखें हरियाणा पंजाब वाला जो हिस्सा है, इसमें जो दूरी क्षेत्र है, नदी क्षेत्र से दूर का जो क्षेत्र है, जहाँ पे प्रति वर्ष पहले तो पानी ज़्यादा था, बाढ़ का पानी वहाँ तक जाता था, लेकिन अब के वर्षों में वहाँ तक नदी का पानी नहीं पहुँचता या वहाँ तक नई मिट्टी नहीं पहुँचती। जो पुराना क्षेत्र है, या पहले यहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता था जिसके वजह से मैदान बने, लेकिन आज नहीं पहुँचता, तो वहाँ जो मिट्टी है जिसमें कंकड़, बड़े कंकड़ हैं, वो है आपकी बांगर मिट्टी। बांगर मतलब पुरानी। अब बांगर को याद रखने के लिए कैसे याद रखें, तो बांगर से हम भंगार जोड़ सकते हैं, जो घर में पुराना सामान होता है उसको हम बोलते हैं भंगार का सामान। उसी तरह से ये बांगर भी पुरानी हो जाएगी। खादर मिट्टी जो है, ये जो नदियों के किनारे वाला हिस्सा है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है, वहाँ हर साल नई मिट्टी साथ में बहाकर आती है पर्वतीय क्षेत्र से, उसको हम बोलते हैं खादर। खादर जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ हर साल नए तत्व आ जाते हैं या नए रेसे आ जाते हैं। तो ये मुख्य क्षेत्र हो गया इसका। इसी की तरह होता है क्या है, जब ये नदियाँ, उत्तर भारत की जितनी नदियाँ हैं बड़ी, ज़्यादातर हमारी जो नदियाँ गिरती हैं वो पूर्वी तट पे गिरती हैं। पश्चिमी तट पे आपको पता ही है कुछ नदियाँ हैं। पश्चिमी तट पे अगर हम देखें तो कराची में सिंधु, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा, माही नदी जो धार जिले से निकलती है, कुछ छोटी छोटी नदियाँ इस पर आपको मिलेंगी जो मुख्य नहीं है। ताप्ती है, ये मुख्य नदियाँ। मध्य प्रदेश से अगर देखें तो नर्मदा और ताप्ती
जाकर मिलती हैं आपकी भृगु में, जिसको भड़ोच बोलते हैं। तो ये है। बाकी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो कहाँ जाती हैं, दक्षिण भारत की सब या उत्तर भारत से पूर्वी तट पे। तो नदियाँ यहाँ भी तो मिट्टी बहा के ले जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो निर्माण होगा छोटे छोटे डेल्टाई क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का, वहाँ भी आपको कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का जो क्षेत्र है, मुहाना क्षेत्र है जहाँ वो समुद्र में मिलती है, वहाँ भी आपको मिट्टी कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो ये मुख्य क्षेत्र हो गया। उपजाऊ सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ये है ना, मुख्य चीज़ें ये है। अब इसमें आप ये देख सकते हो, ये मुख्य नदियां हैं। अगर हम देखें तो भारत की, अगर बोला जाए कि भारत के पश्चिमी तट पर गिरने वाली मुख्य नदियों के नाम बताओ, तो आप नर्मदा और ताप्ती मुख्य रूप से रखोगे। 3 मुख्य नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। इनका पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। आप मध्य प्रदेश से हैं, पश्चिमी में दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी अगर मध्य प्रदेश की नदी है, या मध्य प्रदेश की सबसे जो बड़ी नदी है वो है नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बह रही है। ज़्यादातर नदियाँ आपको मिलेंगी पूरब की ओर बहती हुई। उसी से लगी हुई है ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा में बह रही है, और जिनका उद्गम स्थल है मुल्ताई, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ से। और एक और नदी मैंने आपको बताया माही नदी भी पश्चिम में बह रही है, जिसका धार जिले से उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश के धार जिले से उद्गम स्थल है। और इस नदी की खासियत ये है माही की कि ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है दोस्तों। जहाँ उद्गम स्थल है वहाँ से फिर उत्तर में जाएंगी, फिर वापस होंगी तो फिर से कर्क रेखा को काटेंगी। तो ये प्रश्न जरूर आता है कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली या पार करने वाली नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है माही नदी। उद्गम स्थल जरूर पूछा जाता है, धार। तो ये मुख्य चीज़ें हो गई इनसे। तो ये भी इधर जाती हैं। अब यहाँ की नदियाँ बनाती हैं डेल्टा, इधर की बनाती हैं ज्वार नद मुख्य, ये है। चलिए, हम मिट्टी पे थे तो मिट्टी वाला टॉपिक कवर करते हैं। अगली जो मिट्टी है आपकी वो है काली मिट्टी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा भाग है भूगोलिक दृष्टि से वो है मालवा का पठार। और दोस्तों, मालवा का जो पठार है वो पूरा के पूरा निर्मित काय से है, काली मिट्टी से ही निर्मित है ना, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, और जो कभी ना कभी उसके क्या बोलेंगे काली चट्टानों से निर्मित है। पूरा के पूरा मालवा जो मध्य प्रदेश का भाग है वो वाला, और उसी से लगा हुआ है महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें तो जो दक्कन का पठार जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, गुजरात का कुछ हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश का पूरा मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात वाला ये हिस्सा, इधर का जो बेल्ट है ये पूरा के पूरा किससे बना है, काली मिट्टी से मिलके बना है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसमें देखें तो ऐसे तत्व ज़्यादा हैं जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में। आप देखो खंडवा, खरगोन, उधर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी जिले, बुरहानपुर साइड का जो बेल्ट है वो सबके सब कपास की खेती करता है। आज अगर आप लोग उधर से बिलोंग करते हैं या आप उधर घूमने जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा खेती काय की होती, कपास की। कपास या रुई जिससे हमारा कपड़ा बनता है वो वाला। एक और नाम मिलता है रेगुर या कभी कभी रेगुड़ नाम मिलता है इसी काली मिट्टी का। कभी इसके तत्व पूछ लिया जाता है, काली मिट्टी में कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। काली मिट्टी इनसे मिलके बनती है पूरी के पूरी। और इस मिट्टी की एक खासियत और है कि आप पीली मिट्टी देखोगे ये दरारें नहीं देगी गर्मियों में, लेकिन काली मिट्टी के जिनके खेत हैं, आपके खेत भी होंगे, उसमें गर्मियों में बड़ी बड़ी गहरी दरारें बन जाती है, पानी को ज़्यादा सोखती है। और यही होता है कि जब बारिश होती है, उसका फ़ायदा ये है, काली मिट्टी में जो दरारें बनती हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि जब मानसून आता है और बारिश होती है तो वो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, पानी को ज़्यादा ग्रहण कर लेती है, क्योंकि दरारों की वजह से पानी खेतों का बहता नहीं है, सीधा ज़मीन में उतर जाता है। कपास के लिए फेमस है। क्षेत्र अगर हम बात करें इसकी किस किस क्षेत्र में है, तो ऊपर से देखते हैं, है ना, तो राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ बेल्ट, मध्य प्रदेश लगभग पूरा मालवा मध्य प्रदेश का जिसको बोलते हैं वो क्षेत्र, मध्य प्रदेश से लगा हुआ नीचे महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक का बेल्ट, ये पूरा के पूरा हिस्सा है। प्रमुख रूप से इसमें जो फसल की जाती है वो की जाती है कपास। भारत में सबसे ज़्यादा कपास इसी क्षेत्र में
पैदा किया जाता है। ज्वार बाजरा भी बोया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बोया जाता है कपास। अगली जो मिट्टी है वो है लाल और पीली मृदा। आपने देखा होगा जिसको हम मुरम बोलते हैं, लाल कलर की वो। तो लाल और पीली मिट्टी क्यों होती है ये लाल और पीली? इसका मुख्य रीज़न होता है कि इसमें लौह धातु ज़्यादा होती है और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के कारण। और ये अगर हम देखें तो नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है, इस वाले हिस्से में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जो पश्चिमी तट के राज्य हैं हमारे, और पूर्वी तट के इस वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा मंडला और बालाघाट जिला, इस वाले वो बघेलखंड का कुछ हिस्सा, इसमें भी ये मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मृदा। चौथे नंबर पे जो हमारी मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीस ना समझ लेना है इसको, ग्रीक भाषा का शब्द है। आप कहोगे ग्रीक भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा जो है वो यूनान की भाषा है। और लोग सर यूनान क्या शब्द है? समस्या हो गई ये तो, ग्रीक भी नहीं पता, यूनान भी नहीं पता, है ना, ये दिक्कत वाला काम है। यूनानी भाषा का शब्द है, आज हम उसको बोलते हैं ग्रीक। पहले उस क्षेत्र को बोला जाता था यूनान, जो पड़ता है आपका यूरोप में, जहाँ से सिकंदर भारत पे आया था आक्रमण करने, आपने पढ़ा होता है ना। तो वो यूनानी सभ्यता से रिलेटेड था। यूनानी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसका शब्द है लेटेराइट, वहाँ यूज़ किया जाता था। तो ये लेटेराइट जो है वो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यूनान कहाँ है? तो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें, जैसे हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता थी, इसे ही वहाँ पर उस समय प्राचीन समय में यूनानी सभ्यता थी। उसके बाद में रोम सभ्यता आई, फिर अभी का अलग कल्चर है। तो ये है, तो वो ग्रीक जो वहाँ की भाषा थी, यूनानी भाषा, उसका शब्द है लिया गया। अब ये जो मिट्टी है इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्लीय मिट्टी है ये, और पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है। बिल्कुल ये लाल कलर वाली जो सुर्ख मिट्टी होती है उस तरह की मिट्टी है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में तो हमने भी पढ़ा था कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट है समुद्र से लगा हुआ, वहाँ पर ये समुद्री हम बोलेंगे पश्चिमी तट वाले हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है। ओडिशा, जिसको हम अभी ओडिशा बोलते हैं, पहले उड़ीसा था, और उससे भी पहले ये कलिंग था, जहाँ क्या नाम उसका, अशोक ने आक्रमण करके जिसको जीता था। तो ये वो वाला हिस्सा है, उड़ीसा वाला आदिवासी बेल्ट है पूरा, वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल आज हम जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, जहाँ ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हैं, उसका दक्षिणी हिस्सा, क्योंकि ऊपरी हिस्सा तो जलोढ़ से बना है, लेकिन वो नीचे दक्षिण तक उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो जो नीचे का हिस्सा है उसका, उसमें भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम था अंग प्रदेश, फिर वो बंग हुआ, फिर बंगाल हुआ, और जब भारत का विभाजन हुआ तो दो हिस्सों में बंगाल को बांट दिया। आपको पता 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उसके दो हिस्से कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल आज का हमारा बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल आज का हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ये मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट। उत्तर पूर्वी राज्य से मतलब है सेवन सिस्टर्स वाले प्रदेश, जो हमारे बिल्कुल तिकोने पे जाके स्थित है ना, उसमें आपका असम हो गया, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है, तो पूर्वी राज्यों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, जो पहाड़ी राज्य हैं, लेटेराइट मिट्टी। TN से मतलब है तमिलनाडु वाला हिस्सा, मैंने शॉर्ट में लिखा था तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये हमारे दक्षिणी राज्य हैं, इनमें भी ये मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी के साथ में। कुछ क्षेत्र में काली मिट्टी है और कुछ में लेटेराइट मिट्टी है। अब इसमें पोषक तत्वों की तो कमी है, लेकिन हर जगह नहीं है। जहाँ पे वन नहीं है इस ज़मीन पे, मतलब इस तरह की मिट्टी तो है, लेकिन उस पर अगर वन है तो उसमें ह्यूमंस आ ही जाएंगे, पोषक तत्व आ ही जाएंगे। लेकिन जो पठारी क्षेत्र जहाँ वन नहीं है, वहाँ भी उतनी उपजाऊ नहीं है। मुख्य रूप से इस मिट्टी में क्या होता है, तो इस में मुख्य रूप से होती है चाय की खेती होती है, चाय कॉफ़ी की और काजू की। और कर्नाटक में देखें तो इसी तरह की जो मिट्टी है इसमें तंबाकू भी की खेती भी होती है, जो हमारे यहाँ पुर्तगाली लेके आए थे। तंबाकू जो लोग आज खा रहे हैं और कैंसर की बीमारी पाल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ तंबाकू की खेती भी अंग्रेजों ने शुरू की थी। तंबाकू भी कहाँ होता है? कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इसमें तंबाकू की खेती भी
की जाती है। केरल में अगर हम देखें तो चाय के बागान है ज़्यादातर और नारियल की खेती होती है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। ये हो गया हमारी कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जो लाल सुर्ख होती है। क्षेत्र आपको पता ही है, इसमें क्षेत्र याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दक्षिण के ही क्षेत्र ज़्यादातर, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट के हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब 7 सिस्टर वाले राज्य, TN मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। होता क्या है, चाय को भी याद ही रहेगा, चाय तो रोज पीते होगे आप लोग, है ना। फिर आती है मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है ये हमें देखना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मरु मतलब मरी हुई से मतलब जिसमें जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसको आप मरी हुई बोलोगे, जिसमें उपजाऊपन है वो तो मरु हो नहीं सकती। तो मरु का मतलब मरी हुई, स्थलीय मतलब स्थल की, ऐसी मृदा जो उपजाऊ नहीं है या मरी हुई है। तो ये हमारा सिर्फ आता है कौन सा क्षेत्र, ये राजस्थान वाला जो बेल्ट है, इसका जो आधा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान जिस या थार का मरुस्थल वाला जो हिस्सा है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से क्या होगी, रेतीली है, रेती है ये, है ना। इसका कलर क्या होगा, लाल रहेगी रेत या भूरे टाइप की रहेगी, भूरे कलर की। तो पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम थार का रेगिस्तान बोलते हैं। आधा थार का रेगिस्तान पाकिस्तान में चला गया है ना, तो आधा हमारे, ज़्यादा हिस्सा हमारे पास है, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया थार के मरुस्थल का। इसमें उसके ज़िले आएंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान वाले जो ज़िले हैं वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती होगी। अगर आप मालवा से हो, गुजरात से हो, तो आपको पता होगा रामदेवरा सुना होगा आपने ना, रुणीचा जिसको बोलते हैं, वो आता है पोखरण में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। अभी उनकी जयंती निकली है, भादो की दूज। तो ये जो बेल्ट है ये है आपका मरुस्थलीय भूमि का बेल्ट है, पश्चिमी राजस्थान। और इसके जिलों के नाम मैंने बता दिया, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अब जैसलमेर कैसे याद रखें, जैसलमेर आप ये मान के चलो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है, मतलब सब जिले का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल में वो है जैसलमेर, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है, लोग कम रह रहे हैं, तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आबादी कम है, आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्षेत्रफल में बड़ा है ना। तो मरुस्थलीय मृदा मतलब कहाँ, राजस्थान। अब मरुस्थलीय में 2 तरह की मरुस्थली होती है, ये तो गर्म वाली हो गई, एक मरुस्थली और है, दूसरी मरुस्थली कहाँ है, लद्दाख वाला जो बेल्ट है, ये तो शुष्क है। शुष्क मतलब गर्मी के कारण ये शुष्क हुई, रेतीली बनी है, तो ये शुष्क मरुस्थल है। यहाँ क्या है, यहाँ ठंड ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ नहीं होता है ना। तो ये ठंडा मरुस्थल है, कौन सा हिस्सा, लद्दाख वाला हमारा, लद्दाख जो है वो ठंडा मरुस्थली है, वहाँ भी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से हमें याद रखना है मरुस्थल के रूप में राजस्थान। अगला हमारा आता है, इसमें है क्या क्या मरुस्थलीय में, रेतीली है, ये लवणीय है, कैल्शियम है और चूना कंकर है। जब आप इसकी खुदाई करोगे तो इसमें क्या मिलेंगे, चूना जैसे कंकर मिलेंगे। और सबसे मेन चीज़, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए राजस्थान में नमक भी बनाया जाता है। अब बोलोगे राजस्थानी क्षेत्र में पानी तो है नहीं, पानी चाहिए नमक के लिए, तो नमक तो समुद्र से बनता है, ऐसा नहीं है। जो झील जिनमें पानी है, झील के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ भी नमक बनता है। और यहाँ का फेमस नमक जो है वो बनता है सांभर झील में, सांभर झील का नमक। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है, और सांभर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि उसमें लवणीयता या नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो राजस्थान में भी नमक का उत्पादन होता है, और कहाँ होता है, सांभर झील में। शाकंभरी भी बोला जाता है इसको, सांभर को, क्योंकि यहाँ पे ही शाकंभरी देवी का मंदिर है, जो चौहान जो राजपूत होते हैं उनकी कुल देवी है, या चौहान वंश का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, सांभर झील के पास, शाकंभरी देवी। वो जहाँ से क्या बनता है, नमक बनता है। तो मरुस्थली है, लेकिन उस क्षेत्र में नमक की मात्रा भी ज़्यादा है, यहाँ से हम नमक का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी संसाधन है, इसलिए आपको बताया। अगला आता है वन मृदा या पर्वतीय मृदा। दोनों को एक साथ बता दिया गया है, क्योंकि पर्वत होगा तो वन तो हो गई, बाकी दोनों डिफरेंट भी हैं और जुड़ी भी हुई है। वन मृदा लिखा हो या पर्वतीय मृदा लिखा हो, बात एक ही है।
वन मृदा कहाँ होगी? जहाँ वन होगा। वन कहाँ होंगे? जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है उसको तो हमने आज खेती में बदल चुके हैं, वहाँ पे ज़्यादा वन है नहीं। तो हमारा जो ऊपर का बेल्ट है जिसमें आपका हिमालय वाली जो पट्टी है और जो पूरी गई है उत्तर पूर्वी राज्यों तक, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, है ना, ऊपर उधर जाए असम, सिक्किम, मेघालय, इधर का जो बेल्ट है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती क्योंकि बड़ी नदियों द्वारा ला के बहा गए, इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं तो ये उतनी उपजाऊ नहीं होती और नमी को भी नहीं सोख पाती। हाँ, यहाँ जहाँ ये जलोढ़ से मिलती है मैदानी क्षेत्र में, तराई जिसको बोलते हैं, जैसे पर्वत नीचे उतरा, पर्वत मैदानी क्षेत्र में बदलेगा तो ये बीच का जो हिस्सा आएगा पर्वत और मैदानी क्षेत्र के मिलने के हिस्से को इसको बोलते हैं तराई, इसमें ये उपजाऊ होती है। बाकी ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पर्वतों में नदियाँ घूम रही हैं वहाँ पे ये उपजाऊ नहीं होती है और इस मिट्टी को बोला जाता है वन मृदा या पर्वतीय मृदा। पाई कहाँ जाएगी? जहाँ वन होगा। वन कहाँ होंगे? पर्वतीय क्षेत्र में। भारत के पर्वतीय राज्य कौन से हैं? याद रखो ऊपर से सीरियल से, सबसे पहले क्या पड़ेगा? जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या आएगा? हिमाचल, उसके बाद क्या आएगा? उत्तराखंड, फिर नेपाल वाली बॉर्डर लग जाएगी, नेपाल जैसे ही खत्म होगा फिर क्या जाएगा? सिक्किम, सिक्किम के बाद में क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र वाले राज्य हैं हमारे, उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर भारत की उपजाऊ कोई मिट्टी है तो वो है जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भारत के जो खाद्यान्न उत्पादन होते हैं, गेहूँ का उत्पादन होता है, चावल का, वो उसी में होता है, जलोढ़ में। ये हो गया। इस वीडियो में हमने पढ़ा मिट्टी के प्रकार के बारे में कि मिट्टी कितनी प्रकार की होती है ना। वैसे 7 प्रकार बोल सकते हैं, कहीं कहीं 6 प्रकार भी आपको मिलेंगे। मिट्टी के प्रकार जाना, मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है वो समझा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। कोई आपकी अगर इंक्वायरी है, आप कुछ और विशेष टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कम से कम उनको भी एग्जाम में काम आए, है ना। और मैं ऐसे ही आपके लिए सारे टॉपिक लाता रहूँगा। अब इसमें मिट्टी में हमारा बचा है सिर्फ मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण वाला टॉपिक। मृदा अपरदन क्या होता है और उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले 3 वीडियो हमारी आ चुकी हैं जो मानव संसाधन पे ही है, संसाधन एवं विकास पे ही है, भूगोल की वीडियो है, तो आप उनको भी जरूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।